भावेश ने अपने चालाक स्वभाव का इस्तेमाल कर शिवम से अनुनय किया, लेकिन इसके बावजूद भी शिवम ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। भावेश ने अब शिवम की दुखती रग समझकर नारंग के नाम पर और दबाव देते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो शिवम। क्रोध के क्षण के कारण अपने जीवन भर के धन और वैभव को मत खोना। तुम अभी भी युवा हो और तुमने कभी सच्ची शक्तियों का स्वाद नहीं चखा है। नारंग परिवार को अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर करने के बाद ही तुम वास्तव में इसकी खुशी को समझोगे। मुझे पता है कि तुम मुझसे अपने दिल की गहराई से नफरत करते हो। तुम चाहो तो जीवन भर मुझसे नफरत कर सकते हो और मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो वो भी मत करो। भावेश ने गंभीरता से कहा, केवल एक चीज है जो तुम्हें करने की जरूरत है, वो है शाह परिवार में वापस आना और अपने दादा को पहचानना। फिर तुम शाह परिवार से वो लेने में सक्षम हो जाओगे जो तुम चाहते हो और उस शक्ति के साथ तुम जो चाहो वो कर सकते हो। दिखने में इतनी सिंपल सी शर्त है, पर ये एक बहुत बड़ा मौका है जो तुम्हारे लिए शोहरत और ऊंचाइयों के सारे रास्ते खोल देगा। क्या तुम अब भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हो? शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। भावेश अब थोड़ा झुंझलाया और उसने आह भरते हुए कहा, मैंने वास्तव में तब तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ गलत किया था, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद तुम भी ऐसा ही करते। एक आदमी जीवन में सब कुछ खो सकता है, हालांकि केवल एक चीज जो उसे नहीं खोनी चाहिए वो है वो शक्ति जो उसके हाथों में है। शिवम ने अपना सिर हिलाया और बेहद निराशा में आह भरी। पूरे एक दशक के बाद भी भावेश को अभी भी उसने उसके और उसकी माँ के साथ जो किया उसके लिए किसी प्रकार का पछतावा या अपराध बोध महसूस नहीं हो रहा था। इस समय वो वास्तव में अपने निर्णय को सही मानता था। वो एक ऐसे व्यक्ति का आदर्श उदाहरण था जिसमें भावनाओं की कमी थी और वो केवल अपनी दृष्टि में शक्ति चाहता था। शिवम ने खड़े होकर जाने से पहले कहा, मैं वापस जाने और अपने दादाजी से मिलने का समय चुनूंगा। हालांकि शाह परिवार के मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम, भावेश ने शिवम को तीखी निगाहों से देखा, ठीक है, तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही शर्तें बता दी है और तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मुझे पता नहीं क्यों ये यकीन है कि तुम अंत में अपना विचार बदल दोगे। भावेश ने शांत आत्मविश्वास से कहा। शिवम की वर्तमान स्थिति को अच्छी तरह से समझते हुए उसे विश्वास था कि वो इस तरह के एक मोहक प्रस्ताव को अस्वीकार कर ही नहीं पाएगा। एक हारा हुआ व्यक्ति जो पिछले 2 साल से घर जमाई था, वो अपनी विकट स्थिति से बाहर निकलने और यहाँ तक कि एक ही बार में कामयाबी की चरम सीमा तक पहुंचने के इस सुनहरे अवसर को कैसे ठुकरा सकता है? जीवन में श्रेष्ठ कौन नहीं बनना चाहेगा? हाँ, आपने जो कहना है या करना है वो कीजिए। शिवम ने एक बार भी भावेश की तरफ पलट कर देखे बिना आत्मविश्वास से होटल छोड़ने से पहले उपहास भरे स्वर में कहा और वहां से निकल गया। नोएडा सिटी, पूर्वी जिला, रायजादा ग्रुप बिल्डिंग। शहर के केंद्र में स्थित ये इमारत 40 मंजिल लंबी और भव्य थी। रायजादा ग्रुप की बिल्डिंग शहर के सबसे समृद्ध जिले में निर्मित पूरे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के बीच मील के पत्थर के रूप में खड़ी थी। जब से रायजादा परिवार कुछ साल पहले यहाँ दिल्ली शहर में आया है, इसने पूरे पूर्वी प्रांत में एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी है। आखिरकार दिल्ली का रायजादा ग्रुप पूरे देश में शीर्ष कुलीन परिवार के रूप में खड़ा था। इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर शिवम गेस्ट हॉल में चलने के लिए आगे बढ़ा। सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप किसे ढूंढ रहे हैं? रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से पूछा। मैं आपके डायरेक्टर नितिन रायजादा से मिलने आया हूँ, शिवम ने शांति से कहा। आप डायरेक्टर रायजादा से मिलने आए हैं? क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? उस रिसेप्शनिस्ट ने फिर पूछा।
कैजुअल स्ट्रीट वियर टाइप के कपड़े पहने शिवम किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था जिसके पास डायरेक्टर नितिन रायजादा जैसे बड़े आदमी से बात करने की योग्यता भी हो। मिलना तो दूर की बात थी। पूरे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रायजादा ग्रुप के प्रवक्ता के रूप में डायरेक्टर नितिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास बड़ी मात्रा में धन था। पूरे शहर में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे जो उनसे बात करने के योग्य थे। शिवम ने कहा, आप उन्हें सिर्फ मेरा एक मैसेज दे दीजिए और जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आप वैसा ही उनसे कहिए। उन्हें बताइए कि मैं चेतन आनंद रायजादा का दोस्त हूँ। ठीक है, आप प्लीज कुछ देर वेट कीजिए। डायरेक्टर नितिन को कॉल करने से पहले वो रिसेप्शनिस्ट एक सेकंड के लिए झिझक गई क्योंकि उसने रायजादा ग्रुप में चेतन आनंद रायजादा के बारे में कभी नहीं सुना था। भवन के दूसरी ओर डायरेक्टर के ऑफिस में एक असाधारण स्वभाव वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कुछ डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स की जांच कर रहा था। कम इन। अनुमति मिलने के बाद एक युवा पुरुष सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर आया और उसने नर्म तरीके से सम्मान पूर्वक कहा, डायरेक्टर सर, फ्रंट डेस्क से मैसेज आया है कि कोई आपको ढूंढ रहा है। फ्रंट डेस्क? दिन के इस वक्त मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है ना? अधेड़ उम्र का वो व्यक्ति थोड़ा सा झुंझलाया और उसने बेहद गरिमापूर्ण तरीके से कहा, देखो वो जो कोई भी है, मुझे नहीं अपने लिए परेशानी ढूंढ रहा है शायद, और इसके लिए तुम्हें यहाँ आने और हर वो इंसान जो मुझसे यहाँ मिलने आए उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझे? सर वो एक्चुअली, सेक्रेटरी थोड़ा सा हिचकिचाया और फिर उसने कहा, सर उस आदमी ने आपको एक मैसेज देने के लिए कहा है। उसने कहा है कि वो किसी चेतन आनंद रायजादा का दोस्त है। मुझे लगा शायद आपका कोई फैमिली मेंबर है या कोई रिश्तेदार जो आपको ढूंढते हुए आया है, इसीलिए सर मैं रिपोर्ट करने आ गया। चेतन आनंद रायजादा? उस अधेड़ उम्र के आदमी की भौहें तन गई और उसने गंभीरता से सेक्रेटरी को देखा। आखिरकार चेतन आनंद रायजादा उसके दादा और दिल्ली के मशहूर रायजादा परिवार के पितामह थे। पूरे शाही शहर में केवल रायजादा परिवार के प्रत्यक्ष वंशज ही अपने दादा के नाम का हिस्सा जानते थे। उनके पूरे नाम की तो बात ही छोड़ दें। इस शहर में ही क्या, पूरे इंडिया में कोई और उस नाम को कैसे जान सकता है, और यहाँ तक कि उस नाम के लिए यहाँ पहुंच भी आ सकता है। कैसा दिखता है वो आदमी जो नीचे आया है? नितिन ने पूछा। सेक्रेटरी ने तुरंत जवाब दिया, यानी सर यही कोई 23-24 साल का होगा। उसे इसी वक्त पूरे सम्मान के साथ यहाँ मेरे ऑफिस में लेकर आओ। नितिन ने थोड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट में सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया। 23-24 साल का जवान आदमी? सेक्रेटरी के जाते ही वो सोच में डूब गया। 5 मिनट बाद शिवम को सेक्रेटरी द्वारा 36वीं मंजिल पर डायरेक्टर के कार्यालय में लाया गया और जैसे ही शिवम ऑफिस के अंदर आया वो नितिन के सामने एकदम भरकर बैठ गया। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो उस कंपनी का डायरेक्टर है, उसने उसे गंभीर भाव से देखा। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कौन है सर? नितिन ने पूछा। वो अपने सामने बैठे नौजवान को बस देख रहा था और उसके यहाँ आने की वजह समझ पाने में नाकाम था। क्या आप इसे पहचानते हैं? शिवम ने वो हरा जेड पत्थर जो उसे निशानी के तौर पर गुरुजी से मिला था उसे निकालते हुए कहा। उस जेड पत्थर की सतह को जटिल पैटर्न के साथ उकेरा गया था, जबकि चरित्र रायजादा को केंद्र में अंकित किया गया था। ये तो, नितिन ने हैरान भाव से उस हरे पत्थर को देखा। उसका दिमाग अभी भी अस्पष्ट था और उसमें हजारों सवाल थे। ये जेड शहर के रायजादा परिवार से किसी की पहचान और कनेक्शन का प्रतीक है। ऐसे केवल कुछ ही पत्थर तैयार किए गए थे, यहाँ तक कि खुद नितिन के पास ऐसा एक भी नहीं था। बचपन के दिनों में उसने केवल अपने पिता मुकुल रायजादा को रायजादा परिवार का जेड टोकन पकड़े हुए देखा था। हालांकि जो पत्थर सामने बैठा युवक अपने हाथों में लिए हुए है वो उसके पिता के पास के पत्थर से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। अब कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, तब तक मैं आनंद जी को आमंत्रित करता हूँ, नितिन ने सम्मानजनक स्वर में कहा।
इस युवक को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी उसमें, जो अभी भी उसके लिए एक राज था। शिवम ने हाँ में सर हिलाया। उसने कभी उन शब्दों पर संदेह नहीं किया जो उसके गुरु ने उसके लिए छोड़े थे। जब वो छोटा था, वो एक बार रायजादा परिवार के मालिक चेतन आनंद रायजादा से मिला था। उस समय उन्होंने भी अपने गुरु की उपस्थिति में शिवम से सम्मान पूर्वक व्यवहार किया था। तो आज उनका पोता नितिन कैसे न करता। यहाँ आने से पहले शिवम को मालूम हुआ कि नितिन रायजादा असल में रायजादा परिवार की तीसरी पीढ़ी का शिष्य था। हालांकि उसे अपनी पीढ़ी का एक उत्कृष्ट शिष्य नहीं माना जाता था, फिर भी वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उसे पूर्वी प्रांत के रायजादा कॉरपोरेशन के प्रभारी के रूप में रखा गया था। रायजादा कॉरपोरेशन ने पूर्वी प्रांत में जो व्यवसाय किया, उसमें प्राचीन वस्तुएं, जेड पत्थर, गहने, चिकित्सा अनुसंधान, अचल संपत्ति और यहाँ तक कि वित्तीय निवेश भी शामिल थे। इन वर्षों में वो स्वाभाविक रूप से उद्योग जगत में व्यावसायिक शक्ति बन गए हैं। कुछ ही समय बाद नितिन सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति, जिसने लाल टैंक सूट भी पहना हुआ था, उनके साथ ऑफिस में लौटा। नितिन थोड़ा पीछे हुआ और वो आगे आए। नितिन सिर्फ बिजनेस के प्रबंधन का प्रभारी था। दूसरी ओर उसके परिवार के रहस्यों से संबंधित अन्य सभी मामलों को आनंद जी द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिसे नितिन के पिता ने भेजा था। वो बूढ़ा करीब 60 की उम्र का होगा, लेकिन उनकी चाल में सर्प जैसी तेजी थी। इसके अलावा उनकी तेज आंखें जोश से भरी थी, जबकि उनके शरीर में उच्च आत्माओं का उत्सर्जन था। शिवम के हाथ में जेड टोकन को करीब से देखते हुए बूढ़े ने एक सांस लेने से पहले अविश्वास में देखा और अपना परिचय दिया। मैं हूँ जतिन आनंद। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर? शिवम। ब्रदर शिवम, रायजादा ग्रुप के लिए जेड टोकन लाए हैं। मुझे माफ करें, लेकिन क्या मैं आपकी पहचान का परीक्षण कर सकता हूँ? जतिन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। जरूर। शिवम ने हाँ में सिर हिलाया। जतिन को एक नजर देखते ही शिवम बता सकता था कि वो एक साधारण बूढ़ा आदमी नहीं था। इसे देखकर एक बात तो साफ थी कि जतिन आनंद तक्षक विद्या की दुनिया में एक विशेषज्ञ थे। जवाब में सिर हिलाने के बाद जतिन ने अचानक अपनी कलाई को हिलाया और एक जेड गेंद को रोल करते हुए फेंका, जो हवा में घूमती हुई तेजी से शिवम की ओर जा रही थी। अचानक हुए हमले के बावजूद शिवम ने तेजी से अपनी तरफ आती हुई उस जेड बॉल को नंगे हाथों से पकड़ लिया और अपनी सीट पर बैठ गया। और जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी खोली, उसकी उंगलियों के बीच से जेड धूल का ढेर फिसलने लगा। इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर नितिन की आंखें चमक गई। जतिन आनंद की अभिव्यक्ति भी फीकी पड़ गई और वो खुद से बुदबुदाए, एक आंतरिक शक्ति विशेषज्ञ इतनी कम उम्र में? कहीं ये उस इंसान का वंशज तो नहीं? रायजादा परिवार के एक बुजुर्ग के रूप में वो प्राचीन तक्षक विद्या से संबंधित गांधी परिवार के रहस्यों के संपर्क में आए थे। इस प्रकार वो मोटे तौर पर शिवम की असली पहचान का अनुमान लगा सकते थे। जतिन आनंद ने झुककर सम्मान पूर्वक कहा, मैं रायजादा परिवार की तीसरी शाखा का बड़ा जतिन आनंद आपका अभिवादन करता हूँ, महान एल्डर। नितिन रायजादा ग्रेट एल्डर का अभिवादन करता है, नितिन ने गंभीर स्वर में कहा। शिवम के हाथ में जेड टोकन रायजादा परिवार के महान बुजुर्ग की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। रायजादा परिवार के नियम बेहद सख्त थे और किसी को भी उनका अपमान करने की अनुमति नहीं थी। अपनी पहचान स्वीकार किए जाने के बाद शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया। द ग्रेट एल्डर इस बार ईस्ट ब्रांच ग्रुप में आए हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? जतिन ने गंभीरता से पूछा और उनके इस सवाल पर शिवम के अंदर हजारों बातों का तूफान सा उठ पड़ा, जैसे कि वो जानता था कि उसे अब क्या मांगना है। क्या मांगेगा शिवम रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनीज से? क्या वो अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करेगा या उसका इरादा कुछ और है? क्या संबंध है उसका इस रायजादा परिवार से और तक्षक विद्या से? क्या है ये तक्षक विद्या और आखिरकार किसका वंशज है शिवम गांधी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर, ओनली ऑन पॉकेट FM।